नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल पर। दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा की तिथि है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है, यानी 14 नवंबर बिल्कुल आपके नज़दीक है। तो इसलिए आपके लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्लास में लेकर आया हूं, जिसमें जीएस और जीके का पोर्शन है। और यहाँ मैं आपको पढ़ाने की बजाय एग्जाम हॉल में आप किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाकर मैक्सिमम प्रश्न सही कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रश्न का आंसर नहीं पता होता, लेकिन ऑप्शन के अनुसार भी हम प्रोबेबिलिटी ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सही कर सके। तो इसी स्ट्रेटजी के माध्यम से आज पूरी क्लास तक बने रहिएगा अंत तक। ये हमारी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है, सिर्फ ये बताने के लिए कि एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो कैसे एलिमिनेट करके, यानी क्वेश्चन के वैकल्पिक को देखते हुए, यानी ऑप्शन को देखते हुए उनको कैसे एक एक करके खत्म कर सकते हैं, और जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा समस्या है, बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी आपके पास तक स्ट्रेटजी पहुंच जाए। हालांकि मुझे बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी ये है कि आपके लिए अंतिम क्षण है, क्लास की बजाय आपको स्ट्रेटजी पे ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसा है, क्योंकि आप कभी भी जीएस में कंप्लीटली तैयारी करके क्लास में नहीं जा सकते। आपको उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान अपने लिए रखना पड़ेगा, एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि अगर मैं क्लास में ऐसे प्रश्न मेरे सामने आते हैं जिनको मैं याद नहीं रख सकता, या नए प्रश्न मेरे सामने, तो उनको मैं करना है नहीं करना है, अटेम्प्ट करना है तो किस लेवल तक करना है और किन प्रश्नों को छोड़ देना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन में ही मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न को क्लिक आपको करना है। और क्लास में बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं अगर एक परेशानी में होकर आपके लिए आ सकता हूं तो आप भी अपने लिए लगभग ये आधा से पौना घंटे क्लास में बने रह सकते हैं। प्रश्न एक एक प्रश्न आपकी पूरी कंप्लीट जीएस से है और पूरे एसएससी के द्वारा पूछे गए कहीं ना कहीं प्रश्न है, तो इसलिए महत्वपूर्ण भी है। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। सबसे पहले प्रश्न की बजाय है कंप्लीट जीएस जीके स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मैंने उठाए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, वो कह रहे हैं कि साइमन कमीशन निम्न में से किस वर्ष भारत आया था। सबसे पहले आपको ये जो साइमन कमीशन है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए, कि जब तक आपको साइमन कमीशन के बारे में पता नहीं होगा तो आप इस प्रश्न को सही कर भी नहीं सकते। जैसे अगर आपको पता हो कि साइमन कमीशन कब भारत में आया तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीधा टिक कर सकते हो, पहली बात। अगर आप इसको नहीं पता, ये प्रश्न आपके लिए नया है, तो आप सीधा सीधा देखो, मैं यहां से दो प्रश्न को बिल्कुल खत्म कर सकता हूं। ये मैं आपको यहां स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप समझना। भाई, साइमन कमीशन आपको पता है कि लगभग 1927-28 के आसपास भारत में आया, यानी 25 के बाद भारत आया, जिसका उद्देश्य भारत में डोमिनियन स्टेट बनाना था। अब अगर मैं बात करूं तो पहला और दूसरा प्रश्न तो क्या हो जाते हैं, यहां से सीधे सीधे खत्म हो जाते हैं, पहला भी और दूसरा भी। अब प्रश्न बचता है कि ये 1925 भी हो सकता है, 1928 भी हो सकता है। सबसे पहले साइमन कमीशन की बात करूं तो 25 के बाद कुछ भी हो सकता है, कि आपकी अब प्रोबेबिलिटी क्या हुई, यानी 50% तो बनी, यानी 50% का मतलब है कि अब 50-50 हो गया। पहले क्या था, 25% था। अब कहने का मतलब है कि अगर मैंने इसको कर दिया तो भी मेरी 50% की संभावना है, और फोर्थ को कर दिया तो भी 50% की संभावना। तो इसलिए यहां हम थोड़ा स्ट्रेटजी से चलेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो 25 के बाद हम क्या लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1928 भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो रियल आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे मैं साइमन कमीशन की बात करूं तो इस साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो कब की गई थी, 1927 में की गई थी। जबकि यह जो भारत आया था वो कब आया था, 1928 में। ये कहाँ आया, यानी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कब की गई थी भैया आपकी, यानी 1927 में की गई। जबकि जो भारत में इसका जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था भैया, 1928 में इसका भारत में आगमन हुआ था। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या,
कि इस साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अब श्वेत कमीशन कहा क्यों जाता है, इसके पीछे कारण क्या है भाई। श्वेत कमीशन का मतलब होता है कि इसमें जो आयोग में जितने भी सदस्य थे वो सब कैसे थे भैया, सभी अंग्रेज थे। यानी जो कमीशन है उसमें हैं सभी अंग्रेज, और उसका उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य है कि भारत को कैसे डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। क्या है जी इसका उद्देश्य है, यानी डोमिनियन स्टेट। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जो सरकारें हैं वो संविधान एवं कानून से चलेंगी, लेकिन उस कानून पर अधिकार किसका होगा, ब्रिटिश सरकार का होगा। तो ये डोमिनियन स्टेट की उस समय की ये परिभाषा बनती है। अब मैं अगर आगे बात करूं, इसको श्वेत जब कमीशन कहा गया तो इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा। और जब विरोध हुआ तो इससे अन्य भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सही, वो क्या हो जाएगा आपका 1928 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं भाई। पिछली बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बना, तो अब की बार क्या हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बन जाए। जैसे अब मैं आगे बात करूं क्या प्रश्न बन सकता है जी, जैसे अब वो पूछ सकता है कि जो साइमन कमीशन का जो विरोध किया था वो किसके नेतृत्व में, किसने किया था। तो भैया किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था भैया, लाला लाजपत राय ने इसका पुरजोर विरोध किया था। और जब ये रेलवे स्टेशन पर ये आ रहा था तो क्या लग रहे थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे। तो उसी मर एक जो है अधिकारी था जिसका नाम क्या था भैया, सैंडर्स। सैंडर्स वहां एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। तो सैंडर्स ने क्या काम कर दिया था कि जो वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी उस पर क्या दे दिया था, आदेश दे दिया था लाठी चार्ज का। और जब लाठी चार्ज का आदेश दिया तो उसमें एक लाठी यानी लाला लाजपत राय को लग गई थी, जो उनके सर में लगी थी। और उसी लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की 1928 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय ने उस समय कोर्ट भी कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी आपके ताबूत की कील होगी, यानी जो आपका शासन है ना वो उखड़ जाएगा। आप अगर मेरे ऊपर एक लाठी चार्ज करेंगे तो उसका खामियाजा आपकी पूरी सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी तो उस समय वहां पर मौजूद जो थे वो कौन थे भैया, भगत सिंह थे। अब भगत सिंह ने वहां से एक प्रण ले लिया था कि जब तक मैं इस सैंडर्स की हत्या नहीं कर दूंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए भगत सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद ने क्या काम कर दिया था, इसकी यानी सैंडर्स की क्या कर दी थी भैया, गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये भी आपका परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। कहने का मतलब है एक ही प्रश्न से हमने टेक्निक समझी, उससे रिलेटेड होने वाले प्रश्नों को भी हमने यहां से समझ लिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं भैया, क्या कहता है आपका प्रश्न। थोड़ा सा बच्चों कोऑपरेट करिएगा, मुझे बोलने में थोड़ी समस्या बन रही है क्योंकि मुंह में थोड़ा सा वो जो छाले बोलते हैं वो हुए हैं, तो इसलिए कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हैं। भाई अगर मैं बात करूं यहां पर द्वितीय राष्ट्रपति तो कोई नहीं है, तो ये ऐसा है टेक्निकल प्रॉब्लम है। और यहां पर जो बात है ये किसकी कर रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति की कर रहे हैं। अब ये प्रश्न सही हो जाता है। अब पहले हम इस प्रश्न की बात समझ लेते हैं, यानी अगर मैं आपको टेक्निक बताऊं कि प्रश्न को कैसे करेंगे। भाई द्वितीय उपराष्ट्रपति, भाई वीवी गिरी तो बहुत बाद के राष्ट्रपति हैं, बीडी जत्ती तो बहुत बाद के उपराष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन हाँ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इनमें से अगर आपको सही आंसर पता है तो ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, इनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि मैंने ये दो क्या कर दिए, सीधे सीधा एलिमिनेट कर दिए। भाई आप समझ पा रहे, लेकिन यहां से अब हम इसका सही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी द्वितीय राष्ट्रपति। अब देखो अगर मैं बात करूं पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भैया, जो पहले आपके उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, जब भी तो आप चीजें एलिमिनेट कर पाओगे। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भैया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भैया कौन थे भैया, आपके राधाकृष्ण आपके पहले उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक इनका कार्यकाल था भैया, 1952 से लेकर कब तक था, 1957 तक इनका कार्यकाल था। अगली बात, अब बात किसकी आती है,
कि वो बात कर रहे हैं द्वितीय राष्ट्रपति की। तो भैया द्वितीय उपराष्ट्रपति जो थे ना, वो कौन थे आपके भैया? जाकिर हुसैन थे। इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो भैया इनका कार्यकाल था 1957 से लेकर और कब से कब तक था भैया? यानी 62 तक इनका क्या था भैया? कार्यकाल था। तो आप ये भी बात समझ सकते हैं कि जो द्वितीय उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? हमारे जाकिर हुसैन हैं। अब अगली बात क्या आ सकती है? यानी ये द्वितीय उपराष्ट्रपति तो हैं, लेकिन ये तीसरे क्या हैं भैया? आपके क्या हैं? यानी राष्ट्रपति भी हैं। तो ये भी आप बात समझ लेना कि जो हमारे तीसरे जो राष्ट्रपति हुए वो भी कौन हुए? जाकिर हुसैन हुए थे। और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा भैया? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भी बने आपके और आपके उपराष्ट्रपति भी बने, और क्या बने थे भैया? इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। क्या रहे थे भैया? बिहार के राज्यपाल भी ये रहे थे। राज्यपाल भी कौन रहे थे भैया? ठीक है, तो बात समझ आई। यानी इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का है? यानी 57 से 62 तक का कार्यकाल है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? प्रकोष्ठ का मतलब होता है भैया चैम्बर। चैम्बर तो मतलब जानते हो, चैम्बर यानी जो हमारे हृदय में जो वाल्व होते हैं। क्या होते हैं भैया? वाल्व। अब ये वाल्व वो वाले नहीं हैं, यानी जो हमारे हवा को पास करते हैं। वाल्व का मतलब है इनका जो काम होता है ना भैया, खून का शुद्धिकरण करना होता है। भैया क्या मतलब होता है इनका? खून का शुद्धिकरण करना इनका मतलब होता है। अब वो कह रहा है कि 2 प्रकोष्ठ। अब 2 प्रकोष्ठ भैया मानव की बात करूं मैं तो भैया मानव में कितने पाए जाते हैं? आपको पता है मानव में 4 पाए जाते हैं। तो 4 का मतलब क्या हो गया? यानी 4 पाए जाते हैं। कौन कौन से भैया? 2 क्या होते हैं? आलंद होते हैं। 2 क्या होते हैं? आलंद। और 2 ही क्या होते हैं? आपके नीले। तो यहां तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि मानव का आपको पता है, सीधी सी बात है। छिपकली भैया, छिपकली में कितने होते हैं? 3 होते हैं। मगरमच्छ भैया, मगरमच्छ में कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। और अब आपका जो ऑप्शन बचता है वो कौन सा बचता है? स्कोलियोडांस जो बचता है, इसकी ही में क्या पाए जाते हैं? आपके 2 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहां से जो प्रश्न बन के आया, चैम्बर का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा भैया वाल्व की बात कर रहा है, वाल्व की यानी प्रकोष्ठ की बात कर रहा है। तो मानव में 4, छिपकली में 3, मगरमच्छ में 4 और स्कोलियोडोन्स में कितने होते हैं भैया? आपके 2 चैम्बर यानी 2 वाल्व होते हैं। तो यहां से कितनी आसानी से हमने क्या काम कर लिया? इस प्रश्न का आंसर हमने पकड़ लिया सिर्फ एलिमिनेट करके। बात समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? देखो, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो गई होगी, और अगर आप थोड़े से ठंडे दिमाग में अगर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं और आपने बहुत कम तैयारी की है लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर आप एकाग्रचित्त नहीं हैं, आपका ध्यान अपनी परीक्षा हॉल में, आपकी स्क्रीन पर नहीं है, तो भाई दिक्कत होनी निश्चित है। इसीलिए आपकी पीछे कितनी ही तैयारी है, आपका एग्जाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ये सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है आपकी कंप्लीट परीक्षा पर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चाहे आपने पीछे 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम टाइम में आपकी तैयारी कैसे है, आपने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या आप स्ट्रेटजी अपने एग्जाम में एग्जीक्यूट कर रहे हो, और किस तरीके से अपने पेपर को सोल्व कर रहे हो। यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेट और एकदम से बिल्कुल एकाग्रचित होकर अपना ध्यान वही है, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। अपनी पहले ही सारी प्लानिंग कर लो, एग्जाम में इस तरह आएगा, पेपर का लेवल कठिन आएगा तो मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, क्या लेवल रहने वाला है, ये सारी बातें आपको पहले ही तैयार करनी पड़ेंगी। दोस्तों, आपको अगर परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है। आगे
निम्न में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करके, यानी बाहर भोजन क्या करता है, विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि जो वो अवशोषित कर रहा है, यानी सबसे पहले तो भोजन का विखंडन कर रहा है और विखंडन करने के बाद क्या कर रहा है, यानी अवशोषित कर रहा है। तो वो कौन सा जीव है, मैंगीफेरा नहीं है भैया, वो तो राइजोपस होता है, जो एक आपका कोशिकीय जीव होता है। इसका क्या कार्य होता है भैया, इसका कार्य होता है कि ये कोशिकीय ऐसा जीव है जो बाहर भोजन का पाचन करता है और उसके बाद ही उस भोजन का क्या करता है, वो अवशोषण भी करता है। तो इसलिए इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं राइजोपस बोलते हैं भैया। आगे, निम्न में से किस वायसराय के द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को समझने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है वो लगभग किस समय का प्रस्ताव है। अगर आप ये कर पाए तो आप इस प्रश्न का आंसर भी सही दे देंगे, और नहीं कर पाए तो इसका आंसर आप सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं, जो अगस्त प्रस्ताव है ये आपका 1940 के आसपास आया। बात समझ पा रहे हैं। अब ये जो 1940 का, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं चाहता तो मैं इससे रिलेटेड लगभग आपको 20 बातें बता चुका होता, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये हमारी क्लास केवल आपकी स्ट्रेटजी के लिए है। मैं फिर आपको आगे कर रहा हूं, कभी आप ये समझ के क्लास को क्वाइट ना कर दें, क्विट न कर दें कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं, बातें ज़्यादा करें, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटजिक क्लास है। इसीलिए आप बने रहिएगा अंत तक और एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, अगस्त प्रस्ताव की बात करूं तो ये कब आया भैया, 1940 में आया। अब 1940 में मैं बात करता हूं कौन था उस समय। अब भैया बात आती है लोड रीडिंग। भैया लोड रीडिंग तो लगभग आपके 1910 के आसपास रहे। मैं आसपास की बात कर रहा हूं, यानी कैसे आप उसको रिलेट कर पाएंगे, रिलेट कैसे कर पाएंगे, और रिलेट नहीं हो पा रहा था उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। जैसे चैम्सफोर्ड कब थे भैया, भाई आपका लगभग अगर मैं बात करूं, ये चैम्सफोर्ड, आपको पता है कि चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था भैया, 1909 में आया था। यानी यहां बात 1940 की, यहां 1909 की, और यहां 1910 की। अब बात आती है लॉर्ड विलिंगटन, भाई ये भी इसके आसपास नहीं है 40 के। हाँ, मुझे बात ध्यान आई कि जो लॉर्ड लिनलिथगो है ना, इनके समय जो कार्यकाल था वो 1940 के आसपास था। तो हमारा जो सीधा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, हमें कोई विद्वान नहीं बनना, हमें कोई वो नहीं बनना, कोई जीएस का कोई ज्ञाता नहीं बनना, हमें सीधा क्या करना, अपने प्रश्न का आंसर रिलेट करना है और उसको सही टिक करना। बहुत समय है ज्ञाता बनने के लिए, और अगर मैं आपको ज्ञाता बनाना चाहता ना तो यहां से मैं आपको 20 बातें बता सकता था। इसीलिए आपको क्या रिलेट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है वो समझना है। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव के शारीरिक विकास को, भैया मानव का जो शारीरिक विकास होता है ना उसको विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है। भैया पहले तो एक बात आप ये समझिए कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पूरे मानव शरीर को नियंत्रित करती है। सबसे पहले उस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी है तो बहुत छोटी लेकिन पूरे शरीर को नियंत्रण में रखती है। इसलिए वो ऐसी कौन सी ग्रंथि है भाई, बाल्य ग्रंथि नहीं भैया, थाइमस नहीं होगी, पीयूष ग्रंथि होगी। अब देखो आप थोड़ा सा इसको अगर रिलेट करोगे, वो कह रहा है कि शारीरिक विकास को भी विनियमित करती है और मानव को स्रावित भी करती है हार्मोन को। तो वो कौन सी है भैया, पीयूष ग्रंथि है। कहाँ पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में यह पाई जाती है। और इसका जो आकार रहता है वो कैसा रहता है, मटर के आकार का रहता है, बहुत छोटा। और इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी आकार है छोटा और कार्य है बहुत बड़ा कार्य है इसका। बात समझ पा रहे हो, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, और मटर के दाने के आकार की होती है। तो बात समझ पा रहे, एक छोटा सा रिलेशन आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। यानी सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रबी की फसल होती कौन सी है। हमने दिमाग में लगाया कि रबी की फसल शायद ठंडी फसल होती है। अब ठंडी फसल होती है तो ठंड में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। भैया ठंड में तो भाई आप वो कह रहा नहीं भैया, ठंड तो जौ में ही उगाए जाते हैं, ठंड में जो ठंड में ही सरसों उगाई जाती है, ठंड में ही चना उगाया जाता है। लेकिन मुझे पता लगा कपास जो होती है ना, कपास रुई तो गर्म होती है, और जो रुई गर्म होगी तो भैया गर्म चीज तो भैया गर्मी के मौसम में होगी, और गर्मी के मौसम में होगी तो वो फसल कैसी हो जाएगी भैया, खरीफ फसल हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। क्वेश्चन को रिलेट करना सीख गए, उस दिन जीवन में मार नहीं खाओगे, बहुत जल्दी नौकरी ले जाओगे। ज्ञाता बने बहुत बैठे हैं इस संसार में, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़े हैं, कभी आज तक कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, रटने वाली चीज पर ध्यान नहीं देना है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या मुझे आता, कुछ मतलब नहीं है। सीधा रिलेट करना है क्वेश्चन को। रिलेट हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात, नहीं हो पा रहा है तो उन चीजों को बाहर निकालिए जिसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ पाए, कितने आसानी से रिलेट कर लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर में नहीं है। अब मैं क्यों दिमाग लगाऊं कि कौन सा समुद्र तट अरब सागर में है नहीं, क्यों लगाऊं मैं दिमाग। मेरा प्लान क्या हो, या तो मुझे ये पता हो कि जी अरब सागर में कौन कौन से हैं, पहली बात, या तो मुझे ये पता लग जाए कि इधर कौन कौन से हैं और इधर कौन कौन से, सीधी बात है। अब वो कह रहा है कि जी अरब सागर की बात करा, तो मुझे पता लगा ये वाला कौन सा है भैया, अरब सागर वाला है, क्योंकि यहाँ क्या पड़ता है आपका अरबिय प्रायद्वीप पड़ता है। बात समझ पा रहे हो। जबकि जैसे पोलोमल तट है भैया इधर ही पड़ता है, तो मुझे पता लगा अरब सागर में नहीं। वो कह रहा किसकी बात, अरब सागर में नहीं है भैया, है कोवलम तट भी है, वर्कला तट भी है। अब ये राधा नगर तट नहीं है। मुझे पता लगा कि ये जो राधा नगर तट है ना, ये है आपका अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप पर। मेरी बात पकड़ पाए। अगर इतनी बात पकड़ ली तो ये समझ लो कि प्रश्न का आंसर देने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, और आपको आंसर देने से भी नहीं रोक सकती। वो नहीं की बात कर रहा है, और जो नहीं है वो ही हमारा क्या है, सही आंसर है। समझ पा रहे हो। रिलेट करना है, प्रश्न को समझना है, क्या प्रश्न कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो आपने चाहे 2 साल 3 साल 4 साल जम के तैयारी की है, खूब जम के, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर देखो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे कभी एग्ज़ाम क्रॉस नहीं कर पाते। जब तक आप स्मार्ट प्लान, स्मार्ट स्ट्रेटजी तरीके से नहीं चलेंगे तो फेल हो जाएंगे, मार खा जाएंगे, और अंत में क्या निकल के आएगा, फेलियर फेलियर फेलियर। कारण क्योंकि ये कोई क्वालिफाइंग क्लास नहीं है, ये आपको दूसरे व्यक्ति को पछाड़कर आगे निकलना है। अब उसको कैसे निकल सकते हैं, दिमाग बुद्धि भेजा इसको लगाना है, कैसे लगा सकते हैं। और जो लगा लिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपके इस जुनून को। समझ पा रहे हैं। देखो कैसे। पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य में बनाया जाता है। सबसे पहले आप ये दिमाग लगा लो कि जो जनजातीय पर्व है ना, वो ज्यादा कहाँ मनाए जाते हैं। पहले दिमाग इतना सा लगा लो, ज्यादा, और जितने जनजातीय पर्व होते हैं वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर पता, सीधा टिक करो, निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। नहीं पता है तो क्या करें। मुझे पता है जनजातीय क्षेत्र ज्यादा राजस्थान में नहीं रहती हैं तो 1-2 जनजाति रहती हैं, जैसे भील है, मालवा है, 1-2 जनजाति रहती हैं। ओडिशा में भी नहीं रहती हैं। अब मैं बात करूं, 2 मेरे पास बचे, एक सिक्किम बचा, एक मिजोरम बचा। अगर इन दोनों में भी मुझे पता लग गया कि भी ना तो ये है और ना ही इसका ये, सीधा पता है तो टिक लगाओ, आगे निकलो। नहीं पता तो क्या काम करें। दूसरा एक बात मैं आपको बता दूं, आपके 100 प्रश्न आएंगे, लगभग 90 मिनट का समय है। अगर आपने प्रश्न का यह भी समझ लेना कि जीएस में एक प्रश्न के लिए मुझे कितना समय देना है, ऐसा ना करें
कि एक प्रश्न में ही ज़्यादा दिमाग लगाते रहें और क्या हो आपका जो टाइम है ना वो प्रश्न में दिमाग लगाते लगाते ही चल जाए, ये भी समझ लेना। यानी आपको ये पता लगाना है सबसे पहले कि मुझे इतने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और इतने प्रश्न मुझे जीएस पर देने हैं। मैं मैथ और रीजनिंग की जो कैलकुलेशन है इतने समय में कर सकता हूं। अगर मैं फास्ट हूं तो मेरे जो यानी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है मैं कम समय लूंगा, और अगर मेरा जीएस वाला पोर्शन सही है यानी मुझे बोध ज्ञान की क्षमता ज़्यादा है तो मैं जीएस में कम समय लूंगा, और मेरा एप्टीट्यूड लेवल बढ़िया है तो क्या करूंगा मैं यानी मैथ रीजनिंग में बहुत जल्दी कर लूंगा। तो ये सबसे पहले आप क्या लगा ले, अपना एवरेज टाइम लगा ले कि मुझे कहाँ अच्छा करना है और कहाँ मुझे यानी कहाँ ज़्यादा समय देना और कहाँ हमें कम समय देना। जैसे अब बात करूं कि जी जनजातीय पर आप थोड़ा सा रिलेट करो भैया, ये जो पवलकूट है ना ये मिंजो जाति के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? मिंजो। अब मिंजो मतलब क्या? मिंजो मतलब होता है भैया मिजोरम, और जब मुझे इतनी बात पता लगी ना तो इसका आंसर क्या हो गया? सीधा सीधा मिजोरम हो गया। देखो मैंने आपसे कहा रिलेट, एलिमिनेट, सीधा, और कुछ नहीं, और नहीं आता नेक्स्ट करें, दिमाग ज्यादा ना लगाएं। 100 के 100 प्रश्न नहीं करने हैं, अगर अच्छे से 75 सवाल कर लिए ना ठीक ठाक तो नंबर आ जाएगा। 7500 पद हैं, 7500, केवल 75 क्वेश्चन ढंग से कर लिए नंबर आ जाएगा, बात खत्म। कोई सिरदर्दी नहीं पालनी, 50 के 50 नहीं करने हमें। कभी आप समझो कि मैं तो इसको करूंगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, दिक्कत हो जाएगी। मेरे भाई बहुत होशियारी से बहुत समझदारी से चलना है, आगे चलें। और जिनको ये थोड़ी सी बकवास लग रही है ना प्लीज करके क्विट कर दें क्लास को, अपने कहीं और चले जाएं जहां रट्टाफिकेशन चल रहा हो वहां चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर देख रहे हो कंप्लीटली देख लो, दिमाग में भर लो भेजे में क्या कहना चाह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। लगभग 10 से 12 साल केवल जीएस के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन में हो गए, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर ये चीजें बता रहा हूं आपको। आगे, निम्न में से किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के यानी कांग्रेस अलग हुई? बात समझ पा रहे हो? यानी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस अलग हुई और गुट फिर से अलग हो गए। यानी वो कह रहा है कि जो के नेतृत्व में जो कांग्रेस अलग हुई थी ना तो वो गुट फिर से मिल गए भैया। क्या हो गए भैया? मिल गए। अलग तो पहले हो गए भैया, अलग तो 1907 में हो गए। कब हो गए भैया? 1907 में हो गए। किसमें? जब रास बिहारी घोष क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। रास बिहारी घोष जब अध्यक्षता कर रहे थे, कहाँ हुआ था ये? आपका सूरत में हुआ था। अब ना तो मुझे ये पता कि कब जुड़े, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो रिलेट कर पाओगे, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत रिलेट कर लिया तो उसी से आंसर आ जाएगा सीधा। भैया 1915, भैया मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि जैसे इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, इसमें शायद ऐसे मतलब कैलकुलेट करना है, इमेजिन करना है, एक दूसरे से पंक्तियां जोड़नी है, कहीं कुछ एलिमिनेट हो जाए, और जैसे ही एलिमिनेट हो गया आपका आंसर आ गया। कैसे भाई? मुझे ध्यान है कि 1915 में नहीं हुआ, मुझे इसको शायद लखनऊ समझौता भी कहा जाता, और मुझे याद आया कि लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग भी मिल गई। और भैया जब मुस्लिम लीग मिल गई तो कहने का मतलब है वो पूरे 10 साल बाद आए थे हमारे पास में, बिछड़ गए। यानी 1906 में बनी और 1916 में आ गई, इसका मतलब क्या हो गए? 10 साल बाद। तो मुझे पता लगा यार ये तो लगभग आंकड़ा 1916 बैठ रहा है। बात तो सही है, बात तो सही है, बात समझ रहे हो ना, एक डायलॉग है, बात तो सही है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष बाद यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 10 साल बाद हमारे साथ वो आ गए, यानी जो बिछड़े हुए थे हमसे। एक तो ये बन गया, और दूसरा इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। अब तुम एक बात तो कर सकते हो, कहीं ना कहीं से कुछ तो रिलेट करोगे, और जो कुछ भी रिलेट कर लिया आपका आंसर आ गया, सीधी बात है। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या प्रश्न कहता है? निम्न में से किस राज्य में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? अब देखो यहां से आप रिलेट करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं आपके दिमाग में, बहुत सारी चीजें, बस एक चीज आपके दिमाग में मिल जानी चाहिए, एक चीज। जैसे मुझे पता है कि चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। पहली बात, नियाग्रा
जलप्रपात। अगर मुझे ये पता लग गया तो मुझे पता लग गया कि जी ये छत्तीसगढ़ में है। नहीं पता लगा, मुझे ये पता लग जाए भाई कौन सी नदी पर है, मुझे पता लग गया जी ये इंद्रावती नदी पर है। और मुझे पता लग गया कि जी ये मुझे पता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं भी होती हैं बस्तर जिले में, और ये बड़ा मनमोहक वाला जलप्रपात है। अब यार कुछ तो रिलेट कर सकते हो ना, कुछ भी रिलेट कर लिया आपका प्रश्न आ जाएगा। और आप अगर कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहे ना तो प्लीज घर बैठ जाओ, कंपटीशन की तैयारी मत करो, क्योंकि बेकार है। आप कुछ भी लिंक नहीं कर पा रहे भाई, कुछ ना कुछ तो आपको दिमाग लगाना है। थोड़ा सा भी एलिमिनेट नहीं किया, थोड़ा सा भी रिलेट नहीं किया, एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी। रटी रटाई चीजों पर कभी सिलेक्शन नहीं मिलता। क्वालिफाई हो सकते हो, नंबर ला सकते हो, पासिंग मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आगे केवल स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेटजी। मुझे पता लगा एक चीज कोई सी आ जाए, नियाग्रा जलप्रपात आ जाए, मुझे पता लगा कुछ इंद्रावती नदी से लेट कर लूं, मैं बस्तर जिला कुछ भी कर लूं, सीधी बात है एक जो मिल गया मुझे उसी से क्या मिल गया, मेरा आंसर मिल गया। चाहूं तो मैं इससे 20 बात बता दूं, लेकिन कोई फर्क नहीं है, दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे पकड़ोगे चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन वो कह रहा है कि सीबीआई में संक्षिप्त रूप से जाने वाली अभिकरण एजेंसी इनमें से किस से संबंधित है। भाई अगर मैं सीबीआई का मतलब समझूं, सीबीआई का मतलब होता है सी फॉर क्रेडिट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, बी फॉर बैंकिंग। अब मुझे अगर इतना कुछ पता लग गया, सी यानी बी फॉर ब्यूरो, अब इतना मुझे कुछ पता लग रहा है तो सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बैंकिंग से रिलेटेड है। और जब मुझे इतना पता लग जाए तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो, ये वाहन क्षेत्र कोई मतलब ही नहीं है, सरकारी क्षेत्र कोई मतलब नहीं बनता, सीधा मतलब बैंकिंग क्षेत्र से है। बात समझ पा रहे हो? थोड़ा सा तो मुझे पता लगा कि इन दोनों में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो सकती है कि जी भैया बीमा क्षेत्र हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र हो सकता है। ठीक है भाई, इनमें से एक पकड़ लो, कोई सा एक पकड़ लो। 50% तो संभावना बनी, पीछे तो 25% ही थी, और इतना भी कर लिया ना तो कहीं ना कहीं ना करने से और गलत करने से ज्यादा बेहतर है, प्लस में रहोगे। जो दूसरा वाला बंदा है ना, जो दूसरा वाला है आपका एस्पिरेंट, उससे आगे जाओगे, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। वरना मन चाहिए आप अपनी बातें कमेंट में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता। अब दिमाग में लगाना है कि भैया नकदी यानी एक तो बात है नकदी, और दूसरी बात है नकदी का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में बात कर रहा हूं वित्त मंत्रालय। भैया वित्त मंत्रालय तो जारी कर सकता है भाई, मैनेजमेंट वो क्यों करेगा, मैनेजमेंट तो काम बैंक का है। अब बैंक देख लेते हैं। अब इसमें से बैंकिंग संघ तो कुछ होता ही नहीं, बैंकिंग संघ का तो मतलब कुछ नहीं। हाँ, इन दो में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन संघ का कार्य कोई मैनेजमेंट नहीं होता। उसका कार्य तो सिर्फ क्या करना होता है, यानी सभी बैंकों को एक साथ लाना, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, उनको बांध के रखना, किसी प्रकार की कोई पॉलिसी को लाना, ये काम कर सकता है। लेकिन ये काम तो हमारा कौन करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। बात समझ पा रहे हो? हालांकि इसके बारे में मैं कम से कम 20 बात बता सकता हूं आपकी परीक्षा के लिहाज से। लेकिन जैसे भाई भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई भैया, हल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई। ठीक है जी, एक पर्सन ये होगा, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये मत समझना कि केवल मैं यही करा रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको थोड़ा सा समझाना है। ठीक है, जैसे दूसरा इसकी जो स्थापना की गई वो बैंकिंग अधिनियम 1934 में की गई। कब की गई, 1 अप्रैल 1935 में इन्होंने काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया, मुंबई में है। इसका जो क्या है, यानी जो इसका एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं इसको, यानी आइकन क्या है भैया, खजूर का पेड़ है, और इसके नीचे क्या बैठा है आपका, बाघ बैठा हुआ है यहाँ। तो कहने का मतलब है, और बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में किया गया। भारत का रिजर्व बैंक है, क्या क्या काम करता है वो सारे बता दो। लेकिन यहां बताने से मतलब है कि आपका टाइम इस समय बेवजह खराब करना। निम्न में से किस राज्य में डैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन, अब देखो एक तो ये डैमाबाद वर्ड, दूसरा ताम पाषाण,
कालीन संस्कृति स्थल की बात कर रहा। अब देखो यहां मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन का मामला है अगर आपको नहीं पता। अगर आपको पता है तो सीधा टिक करो, निकल जाओ, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा आप प्रश्न को एलिमिनेट कम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इन सभी में कुछ ना कुछ क्या पाए गए हैं, हमारे स्थल पाए गए हैं, तो इसलिए यहाँ से कम एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको सही आंसर पता है तो कर सकते हो, क्योंकि जो डैमाबाद है वो महाराष्ट्र में पाया गया था, है ना। किस में पाया गया था भैया? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के आसपास एक नदी है, वराकर नदी, वहाँ है। ठीक है, तो कौन सी नदी है भैया? वराकर नदी है। और वराकर नदी किसकी सहायक नदी है भैया? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये वहाँ है। अगर आपको पता है तो सही कर दीजिएगा, वरना बिना छेड़े प्रश्न को अलग चले जाइएगा, क्योंकि हमें 50 नहीं करने। 50 में से 35 कर लिए ना, अच्छे से सही कर लिए 35, और बाकी 15 पे यही टेक्निक लगा दी तो नंबर आ जाएगा। 15 में से 7-8 तो सही होंगे, तब भी प्लस में रहोगे। यानी आपने औरों से 2 से 3% ज्यादा कर लिए, तो आप पोजीशन पे अच्छी पे हैं। मेरी बात समझना, यानी जिन्होंने पीछे लगभग 6, 7, 8, 10 महीने से तैयारी की है ना, उनसे आप आगे हो जाओगे। बस कहने का तात्पर्य ये है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ? अब चोरी चोरा कांड से कुछ भी आपको पता लग जाए। कब हुआ जी भैया? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? गोरखपुर में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भैया? पुलिस और जो ये संगठनवादी थे असहयोग आंदोलन में, जितने भी क्रांतिकारी थे वो आपस में भिड़ गए। जब भिड़े तो जनता ने क्या काम करा? आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए, आम नागरिक। वहां से लेट कुछ भी, ये भैया 1919 में असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। और जब ये हो गया तो महात्मा गांधी ने क्या काम करा? इसको वापस ले लिया। उनको 6 साल की जेल भी होगी। कुछ तो पता लगेगा, थोड़ा सा तो पता लगेगा, वहीं से आंसर आ जाएगा। वो कह रहा किस में हुआ? भाई चोरा चोरी का मतलब है कि कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और भाई गोरखपुर कहाँ है भैया? यूपी में है। और उस यूपी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से। सीधा आंसर आ गया हमारा। तो ज्यादा क्या करना है भाई? कुछ तो यार रिलेट कर पाओगे, कुछ तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूं कि 50 में से कम 35% में तो मिलेगा। ऐसा आप बिल्कुल कुछ तैयारी नहीं करी और उसे बेहतर कर जाओगे। कम से कम आसपास ये आके कह सकते हो कि भी मैं इतने से पीछे रहूंगा। सेफ जोन में तो रहोगे, किसी को नंबर दिखाने लायक तो रह जाओगे। ये तो कह दो कि भी मैं यहां ऐसा हूं और मैंने तैयारी इतनी जम के करी लेकिन थोड़ा सा रह गया। ऐसा तो कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगा लेना बस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय? अभिलेख का मतलब होता है भैया रिकॉर्ड, यानी जिसका रिकॉर्ड मिल जाए वो क्या है? आपका अभिलेख है। अब अनुच्छेद, अब आप देखो कैसे पकड़ोगे भाई? किसकी बात कर रहा है वो? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय में आपको कोई एक चीज मिल जाए, अनुच्छेद 111 भैया हो ही नहीं सकता। 124 से तो इसकी शुरुआत हुआ है। अब जब तुम इतना पकड़ लोगे कि 124 से शुरुआत हो गया तो अपने आप आंसर आ जाएगा। भाई 124 के नजदीक ही देख लो। 124 के नजदीक कौन सा? 129 बैठ रहा है। तो मुझे तो ये पता लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सके है। आप आंसर टिक कर दोगे, सीधी बात है। वरना इतनी सारी बातें इसमें कुछ तो लगाओगे कि भैया इसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके, इसकी कोई अवमानना करेगा तो दंड दिया जा सके। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो उसको क्या हो बन जाएगा? एक प्रकार का निर्णय बन जाएगा और किसी भी कोर्ट में उसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और कहीं भी उसको लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये डिसीजन दिया था। तो वो अभिलेख है, रिकॉर्ड के तौर पर रख लिया जाएगा। कुछ तो हो याद तो प्रश्न हो जाएगा हमारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिलालेख, यानी शिला, देखो अभिलेख का ही एक रूप होता है शिलालेख। अभिलेख के 3 रूप होते हैं, एक शिलालेख, एक गुहालेख और एक अभिलेख। ठीक है, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्डेड, यानी जो लिखा हो, है ना, वो अभिलेख है। शिलालेख जो शिला पर लिखा हुआ लेख है। गुहालेख यानी गुफालेख, यानी जो गुफाओं में लिखे गए लेख हैं वो गुफालेख, गुहालेख। सुदर्शन झील की बात करता है। अगर इतना ही दिमाग लगा लोगे सुदर्शन झील कब बनवाई, किसने बनवाई, कैसे कैसे बनवाई, तो भी प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
वह सुदर्शन झील दो लोगों से संबंधित है, एक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और एक रुद्रदामन से संबंधित है, बस दो से संबंधित है। और इतना कुछ लगा लिया तो दिमाग से क्या आ जाएगा, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब वो देख लो, पुलिकेशन का एहुल, भैया पुलिकेशन का तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ। समुद्रगुप्त का क्या मतलब है यहाँ, कुछ नहीं है। खारवेल का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ। बचा एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बचा, और जूनागढ़ से ही पता लग गया कि जब ये सुदर्शन झील की बात कर रहा है तो वो कहाँ है, जूनागढ़। जूनागढ़ पड़ता है आपका गुजरात में। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हमें इसका आंसर मिल गया तो काहे बकवास करनी, सीधा चलते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि ये क्लास आपको केवल ये बताने का उद्देश्य है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, बस। केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। अब केंद्रीय बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार ले रहा है। अब वो दो प्रकार से तो दे रहा है, पहले तो यही समझ लो। वो बैंक दर से दे रहा है तो ये नहीं होगा, रेपो दर से भी दे रहा है, ये तो भैया दे रहा है, ले नहीं रहा। अब दो बचे, एक प्राथमिक दर, भाई ये तो होगी नहीं कुछ भी, क्या बची, ये बचा, और जब ये बचा तो यही क्या हमारा आंसर हो गया। सीधी बात है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, उसी से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सही। धमेक स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है। भाई धमेक स्तूप देखो, आप कुछ ना कुछ रिलेट कर लोगे कि ये धमेक स्तूप कहाँ है। मेरे हिसाब से अगर आप करोगे कि कर्नाटक में कोई स्तूप नहीं है, मध्य प्रदेश, बिहार में और उत्तर प्रदेश में है, पहली बात तो एक ऑप्शन सीधा सीधा गया, ठीक है, कोई है ही नहीं। अब थोड़ा सा करोगे यार, धमेक स्तूप यार अशोक ने बनवाए सबसे ज्यादा, ठीक है जी, बात समझ आई। ये कब बनवाया था भाई, मुझे ध्यान है कि तब बनवाया, थोड़ा सा तो रिलेट करोगे। और जब थोड़ा सा लेट करोगे तो ये भैया कहाँ है, सारनाथ में है। कहाँ है जी, सारनाथ में। और जब सारनाथ में तो इसकी जो आकृति है वो कुछ कैसी है, आप ये भी पता कर लेना, इस प्रकार की आकृति है। इसकी जो ये व्यास है वो कितना है, 28 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 43 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश, क्योंकि सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में। भाई बिहार मध्य प्रदेश में भी अगर आप ना पता कर पाओ तो एक तो एलिमिनेट कर दिया, पहले उसे बाहर निकालो, और जो बाहर निकालोगे बाकी तीन आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ अब ठीक हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बहुत जल्दी थोड़ा सा ही कम कराऊंगा प्रश्न, जिससे आपको समझ आ जाए। निम्न में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में होती है। दक्षिण, अब कहने का मतलब ये है कि जो दक्षिण राज्य है ना, ये यानी उनको गर्मी ज़्यादा चाहिए, बात समझ पा रहे, उनको गर्मी चाहिए ज़्यादा, और बरसात भी ठीक ठाक चाहिए अनुपात में, लेकिन बरसात भी कैसी वाली हो, यानी नॉर्मल हो। अब वो कैसी, यानी जैसे कपास है भैया, कपास तो इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है, काली मिट्टी में, ये समझ आ ली। बांस, यार बांस तो इस क्षेत्र में होते हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, बांस वहाँ ज़्यादा होते हैं क्योंकि सदाबहार चीज़ है। चाय या कॉफ़ी, भैया चाय भी होती है, लेकिन चाय तो ये असम वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ ज़्यादा होती है। आपको कपास के बारे में पता लग गया, आपको चाय के बारे में पता लग गया, आपको बांस के बारे में, बचा क्या आपका, कॉफ़ी बचा। और जब कॉफ़ी बचा तो यही क्या हो गया, हमारा सही आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो। इस तरीके से मैं प्रश्न पूरे आपको 50 के 50 भी करा सकता हूँ, लेकिन कोई औचित्य नहीं है। सीधा मेरा बताने का आपका उद्देश्य ये है, एग्ज़ाम हॉल में बैठकर बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। आता है बहुत अच्छी बात है, सीधा टिक लगाओ, वहाँ से निकल जाओ, ठीक। दूसरा क्या करना है कि अगर आप प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते तो क्या काम करना है, प्रश्न को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। एलिमिनेट मतलब कि जो इसका नहीं हो सकता आप उसको ख़त्म करो पहले, ठीक है। अब एलिमिनेट आपने मान लो एक कर दिया, किसी में एक किसी में दो, बात खत्म। अब प्रश्न का उन दो ऑप्शन के साथ तालमेल बिठाओ, उनको रिलेट करो। कैसे रिलेट करोगे, किस प्रकार से रिलेट कर सकते हो, किस कारण से रिलेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत दाएं बाएं ऊंच नीच ऊपर नीचे दिमाग दौड़ाओ, चारों माही कहीं कुछ पड़ा हो आसपास, अब लिंक जोड़ने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कि आपका 90% आंसर सही हो जाएगा।
और जो बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा तो बाहर हो जाओ, बिल्कुल मत छेड़ो, नेगेटिव मार्किंग है, औरों से बेहतर हो जाओगे। तुक्का नहीं मानना, कभी आप तुक्का मार के आ जाओ तो बेकार की चीजें, गड़बड़ा जाओगे, मामला खराब हो जाएगा। जितना पढ़ा है, जितना करा है, वो सब बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। अगर आता है टिक करो, नेक्स्ट, नहीं आता पहले उसे खत्म करने की कोशिश करो, एलिमिनेट करो, उसके बाद क्वेश्चन को रिलेट करो, कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन हो जाए टिक कर दो, ठीक है, बिल्कुल शांति से। और जो कुछ नहीं पकड़ पा रहे हो तो छेड़ो मत बिल्कुल भी। 50 भी करे हैं ना तो संतोषी रहेगी, कम से कम 50 आ जाएंगे। लेकिन 70 कर लिए और 30 गलत कर दिए तो वहां गलत है। पहले 170 में से 30 हो गए, बचे 40, और 30 का मतलब है फिर नेगेटिव मार्किंग गई, तो क्या हुआ, माइनस में आ जाओगे। इसीलिए कराने के लिए मैं आपके 50% हैं और प्रीवियस है करा दूंगा, लेकिन सीधा टाइम जाया मत करो। बस थोड़ा सा अच्छी चीजें यहां से प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, अब कुछ जो आपने पढ़ा है अब तक, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, नया नहीं पढ़ना। और इस समय जो विशेष ध्यान दो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 10 नंबर का कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि आना ही आना है। सिलेबस बहुत छोटा सा है, किसी की मैराथन देख लो, किसी भी चैनल पर जो मैराथन हो वहां देख लो, हमारे चैनल पर भी है लेकिन मैराथन नहीं है। हैंड रिटन नोट्स हैं आपके टेलीग्राम पर, वहां चले जाओ, स्टडी स्थल पर जाकर उनको पढ़ लो, बहुत बढ़िया है। हालांकि प्रैक्टिस सेट भी आपके चैनल पर हैं, एक दो उन्हें देख लो। और अगर नहीं देखना कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे चैनल पर जाकर एक दो मैराथन देख लो, और किसी के हैंड रिटन नोट्स हो उनको जाके देख लो, वहां ध्यान दो, जिनका बिल्कुल नजदीक एग्जाम है, ठीक है। 10 नंबर का दूसरा क्या काम करो, आप करंट अफेयर, जो 50 में से कहीं ना कहीं 10% आपके करंट अफेयर से आएंगे, और अगर करंट अफेयर से नहीं आए तो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेट करके आएंगे, यानी 10% आपको आपकी परीक्षा में मिलेंगे जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट करते होंगे। 10% वहां से करो कवर। 20 ऐसे हैं जिनको आपको क्या करना है, विशेष ध्यान करना है, जो नया पढ़ना है। बाकी 20 के बाद कुछ नया नहीं पढ़ना किसी भी चैनल पर। चाहे आप क्या काम करो, किसी भी चैनल पर जाकर मैथ मत पढ़ो, रीजनिंग मत पढ़ो, नया जीएस मत पढ़ो, जो पढ़ा है ना उसे जाकर रिवाइज करो। मैथ में जाना है, मैथ के फॉर्मूले एक बार देख लो, एक एक टाइप के क्वेश्चन देख लो, किसी की मैराथन देख लो जाके, जिसकी भी हो, ठीक है। रीजनिंग के जो टिपिकल हैं, जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, कथन निष्कर्ष है, पजल है, और आपका बैठने की व्यवस्था है सर्कल में, उनको जाकर देख लो, आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। और आपका 2 दिन का बीच में त्योहार है, ठीक है, 2 दिन का मतलब कह सकते हैं कि अभी दीपावली भी है, आपकी गोवर्धन पूजा है और भैया दूज है जो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो थोड़ा आप वहां भी समय दोगे, तो जितना समय है क्वालिटी टाइम अच्छी चीज़ों पर दो, बेफालतू की चीज़ों मत दो, ठीक है। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बात करूंगा मैं भी आपका कीमती समय ले रहा हूं। और दोस्तों बहुत अच्छे से सबसे पहले स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल समय से पहुंचिए, जो आपका टाइम है उससे पहले पहुंच जाइए, जिनका दूर है वो पहले दिन ही पहुंच जाए। हपड़ा धपड़ी ना करें कि जी मेरा 2 बजे से एग्जाम है, मैं 1 बजे पहुंचूंगा, 12 बजे ना, कतई ना करें। पहले दिन पहुंच जाए, रूम ले लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 1000-2000 रुपए की शांति में जाएं। पहले दिन आराम से पहुंच के आराम करें, मस्तिष्क को आराम दें। और जब आपका एग्जाम हो उससे कम से कम 2 घंटा पहले क्या पहुंच जाए, अपने सेंटर पर पहुंच जाए, वहां जाके बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर लेट हो गए मेंटली प्रेशर पे थक जाओगे, प्रेशर पड़ेगा, बेकार हो जाओगे। उस दिन सफर नहीं करना जिस दिन पेपर है। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से रख लें, एक एक चीज बड़े ध्यान से रख लें, कोई चीज छूट नहीं गई है। आधार कार्ड अपना जरूर ले जाएं, 1-2 फोटो अपने साथ ले जाएं, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें आपको वहीं अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। और प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपके आगे, उनको रख लें संभाल के। बाकी ज्यादा इधर उधर ना भागे, बिल्कुल शांति में बड़े ध्यान से। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि अच्छे से पेपर दीजिए और
कोशिश रहेगी कि जिनका 14-15 में नहीं है कि हम 14-15 के बच्चों का रिव्यू लेकर आप तक पहुँचाएँ कि जिन बच्चों का बाद में एग्जाम हो उनको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। तो मैं आपसे खुद मुलाकात करूंगा 14 और 15 तारीख में, स्वयं बच्चों के रिव्यू लेकर आपको बताऊंगा जिनके पेपर बाद में कि वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। तो मेरी मुलाकात होगी आपसे, बीच में हो सकती है, लेकिन मैं आपको 14-15 तारीख में ज़रूर आपके साथ रूबरू हूँगा। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि ठंड पड़ रही है, बचाव करना जरूरी है। स्वास्थ्य खराब हो गया, कोल्ड हो गया, बेकार हो जाओगे, मनोमस्तिष्क में थकान हो जाएगी, शरीर टूट जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, एकाग्रचित होकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मेरी बात अंत तक सुनी। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करके आओगे अगर थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में अच्छे से चीज़ों को ध्यान में रखा, अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक है। और लास्ट में बस यही कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मिलेंगे आपसे, बीच में भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन 14-15 में जिनका एग्जाम नहीं है उनसे मेरी मुलाकात जरूर होगी बच्चों के रिव्यू को लेकर, जिससे आगे वाले बच्चों को कुछ मैं स्ट्रेटजी शेयर कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।